प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश सर, रेडिएंट 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बढ़ेंगे कुछ नए क्वेश्चन की ओर। डेली मैं मेहनत कर रहा हूं सर आप लोग के लिए, और आप लोग का भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसीलिए हमें भी रहा नहीं जा रहा है। मैं भी आप लोग के लिए लगे रहते हैं और प्रयास डेली कर रहा हूं। तो इसी तरह से बने रहिए आप लोग जब तक ये बहाली समाप्त नहीं हो जाती है। जब तक ये बहाली समाप्त नहीं होगी तब तक हम अभी लाइन रूट को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर अभी मेन ये है। अभी इसके बाद और कोई एग्ज़ाम वैसा नहीं है। फिर इसके बाद अगर एसएससी का एग्ज़ाम आएगा, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी हो, तो सबका इसी तरह से कंटिन्यू बना रहेगा। सभी का क्वेश्चन, एडवांस, कॉमर्शियल, सभी का प्रॉब्लम, मेन क्वेश्चन, प्री मेंस, चाहे जो भी हो, सब आपको मिलते रहेगा। तो चलिए सर, आज हम लोग बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। और आप लोग प्रश्न को देख रहे होंगे। कहता है कभी कभी सर आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो हम ये सोच करके अगर पढ़ाने लगूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी इंटेलिजेंट हैं, तो फिर सर गलत है। इसीलिए अगर मान के चले कि अगर 20 प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ तो उसमें 5 प्रश्न कम से कम इजी रहेगा। काहे कि सर पूरी अगर सब डालेंगे लेवल वाले प्रश्न तो फिर सबको दिक्कत होगा, आपको बोरिंग फील होगा थोड़ा सा, लेकिन वैसा तो नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, ये प्रश्न आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कहता है अंडर रूट 131 प्लस अंडर रूट 174 माइनस अंडर रूट 25। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इस समय कोई दम नहीं है सर। इसका तरीका इधर से हल कीजिए आप, तो जरा से गौर से देखिएगा। पहले इसको हल करेंगे, इस रूट को, तो ये रूट 25 है तो इसका मान 5 आ जाएगा। अब 5 है सर, यहाँ माइनस है तो 174 में से 5 जाएगा तो 169 बचेगा। माने कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिजल्ट 169 आ गया। अब देखिए आप कि 169, हाँ, तो 169 आया है तो 169 रूट में नहीं आया है, तो 169 का वर्गमूल 13, माने कि यहाँ तक का रिजल्ट 13 है। अब इसको जोड़िए, 131 प्लस 13 144, और 144 का वर्गमूल 12, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, आज हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिर देखिए इसी टाइप का एक प्रश्न है। अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 इंटू 8 माइनस 2 रूट 15 का मान क्या होगा। तो सर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। इसको देखिए आप, तो ये एक बार ये प्लस में लिखा हुआ है और एक बार वही चीज माइनस में लिखा हुआ है। माने कह सकते हैं इसको कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग a माने हैं, इसको b माने हैं। अब देखिए सर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे आखिर हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया वो देखिए। अब तो 8 64 माइनस 2 दूनी 4, क्योंकि इस पे तो रूट नहीं है और इस पे रूट है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 15 चौके 60 आ जाएगा। अब 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 का वर्गमूल 2, और यही आपका आंसर है। चलिए सर, उम्मीद करते ही समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न कहता है सर कि किसी भिन्न का हर अंश से 5 ज्यादा है। आप लोग जानते हैं कि अगर भिन्न अगर p बटे q के रूप में है तो इसको हर कहा जाता है, नीचे वाला को, और इसको अंश कहा जाता है। तो कहता है सर कि किसी भी भिन्न का हर अंश से 5 ज्यादा है, माने नीचे वाला मान ऊपर वाले मान से 5 ज्यादा है। फिर कहता है यदि अंश को 4 से गुना कर दिया जाए और हर को 3 से गुना कर दिया जाए तो इसका परिणाम 1/2 आता है। तो कहता है बताइए कि मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न का मतलब सर ओरिजिनल भिन्न बताना है, कि जो पहले से भिन्न था जिसमें हम लोग गुना कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, वो वाला भिन्न हम लोग को बताना है।
तो देखिएगा इसका तरीका है सर ऑप्शन से, एक्स से भी है, ऑप्शन से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से बनाइए आंसर सेम आएगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को ऑप्शन से ही बनाते हैं तो समय की थोड़ी सी बचत होती है। चलिए देखिएगा सर, तो हम ऑप्शन उठाते हैं तो पहला ऑप्शन है 3/8, दूसरा ऑप्शन है 4/9, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन है 2/7। पहले बोला है क्वेश्चन में कि इसका हर अंश से 5 ज्यादा है, तो आप देखिएगा कि हर अंश से 5 ज्यादा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहला कंडीशन तो सब में फॉलो कर रहा है सर, अभी तो छटने वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए, फिर कहता है कि अंश को 4 से और हर को 3 से गुणा करने पर परिणाम 1/2 आना चाहिए। अंश को 4 से और हर को 3 से अगर गुणा किया जाए तो गुणा करने के बाद परिणाम आना चाहिए 1/2। तो हम लोग भी सर अंश को 4 से और हर को 3 से गुणा करके देखते हैं, जिस ऑप्शन से परिणाम 1/2 आ गया वही ऑप्शन सही होगा। तो बाबू अगर इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 आता है, और इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो 8 तिया 24 आता है। अब देखिए तो सर अगर हम 12 और 24 को काटते हैं तो परिणाम 1/2 आ रहा है कि नहीं, यही ऑप्शन सही, बाकी सभी ऑप्शन गलत, और आगे अब चेक करने की कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहता है कि एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा 16 और 12 है। सर मैं एक पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछला सेट जब सोल्यूशन कर रहे थे तो वहां बताए थे कि ये क्वेश्चन डिजिट बदल बदल करके कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। आज फिर देखिए सर एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो पिछला प्रश्न में हम लोग लंब डाल करके भी कैलकुलेशन कर लिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर लंब डालते हैं तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो थोड़ा गौर कीजिएगा सर। देखिएगा कहता है कि एक चतुर्भुज है, पहले एक चतुर्भुज बनाइए। एक चतुर्भुज बनाइए पहले, ये रहा। एक चतुर्भुज की दो भुजा 16 और 12 है। मानिए ये 16 है, ये 12 है, 100 सेंटीमीटर में है। इसके बीच का कोण समकोण है, माने इसके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो सर इसके बीच का कोण हम लोग 90 डिग्री भी कर दिए हैं। अब जरा बताइए सर कि 90 डिग्री है तो अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256, अब 12 का स्क्वायर 144 और 256 प्लस 144 यानी कि 400, और 400 का वर्गमूल 20, मानी इसका लंबाई 20 हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है अन्य दो भुजा 25/2 सेंटीमीटर है। सर गौर कीजिएगा, अन्य दो भुजा कहने का मतलब ये वाला और ये वाला, ये भी भुजा 25/2 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा 25/2 सेंटीमीटर है। हम लोग से पूछा गया है सर कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको लंब डाल के बना लेंगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान क्या हो सकता है जरा गौर कीजिएगा। सर इस चतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल निकालना है तो एक बात गौर कीजिए आप कि ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रही है, क्योंकि सर इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है। और ये वाला त्रिभुज में आप लोग गौर कीजिए सर, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों भुजा बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की अगर आमने सामने की दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। किसी भी त्रिभुज के अगर दो आमने सामने की भुजा अगर बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सर अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा? तो आइए अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करते हैं, आंसर हाजिर हो जाएगा। चलिए सर देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई 16 और 12 है, ये 16 और ये कितना है? 12 है, प्लस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सर b/4 √4a² - b²।
अब कहेगा बच्चा कि सर यहां से ए और बी का मान क्या होगा सर? तो ए का मतलब होता है बाबू बराबर भुजा, ए का मतलब बराबर भुजा, और बी का मतलब असमान भुजा, माने कि जो बराबर नहीं है। तो सर असमान भुजा तो 20 है, इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। चलिए सर शुरू करते हैं। इसको अगर काट देंगे हम लोग तो 8 बार में तो 12 8 96 प्लस b/4, तो b का मतलब असमान भुजा, असमान भुजा 20 है, तो 20/4 यानी कि 5 इंटू अंडर रूट 4a², तो 4a², a का मतलब बराबर भुजा, तो 25/2 का स्क्वायर, तो 25/2 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो 625/4 आ जाएगा, माइनस b², और b का मतलब असमान भुजा, और असमान भुजा क्या है 20, तो 400 हो जाएगा। अब इसको ज्यादा दूर मत ले जाइए, अब यहीं से काम निपटा दीजिए। 625 में से 400 जाएगा सर तो 225 बचेगा, और 225 रूट के अंदर है तो उसका वर्गमूल 15 होगा। अब 15 पचे 75 और 96 इधर, तो यहां से ऐड करेंगे हम लोग तो 96 + 75 बराबर 6 5 11 और 9 7 16, अब 1 17, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते होंगे सर कि आपको समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा खास नहीं था। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सर आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्लास में ले रहा हूं उसमें हर एक दिन पर डे एक प्रश्न एज से ऐसा आता है जो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सर अभी तक मैं 3 टाइप आपको सोल्यूशन करा चुका हूं सर, आप पिछले वीडियो में जाकर के देखिएगा। आज चौथा टाइप आपके सामने है, ये भी थोड़ा सा हट के प्रश्न है। कहता है कि y वर्ष पहले जूथिका की आयु रूबी की आयु की 1/4 थी। प्रश्न दिख रहा होगा, y वर्ष पहले जूथिका की आयु रूबी की आयु का 1/4 थी। ये है घटना y वर्ष पहले का। अब यहां से मामला आ रहा है सर 1/4 का। 1/4 कहने का मतलब बट्टा में बात आ रहा है। तो आप लोग एक नियम जानते होंगे कि बटा वाला कभी भी अगर प्रश्न रहता है तो स्टूडेंट को बकाना नहीं चाहिए सर, खुश होना चाहिए, क्योंकि बट्टे वाले क्वेश्चन और पॉइंट वाले क्वेश्चन आज के डेट में आज के नियम के अनुसार ज्यादा इजी हो गया है। तो बटा वाला प्रश्न बनाने का तरीका है कि जिसके बगल में का लगा रहेगा उसका मान नीचे वाला होता है। तो आप प्रश्न को गौर से पढ़ करके देखिए कि किसके बगल में का लगा हुआ है। तो फिर से हम एक बार पढ़ता हूं सर, जूथिका की आयु रूबी की आयु की 1/4 है। रूबी की आयु का, तो रूबी के बगल में का लगा हुआ है, तो रूबी का मान 4 और जूथिका की आयु 1। ये y साल पहले की घटना है। फिर कहता है कि y बरस बाद जूथिका की आयु रूबी की आयु का 1/3। फिर देखिए रूबी के बगल में का लगल है, तो फिर रूबी का मान नीचे वाला रह जाएगा। माने अगर ये 3 तो ये कितना 1। अब आप लोग को बताए थे हम कि अगर कभी भी डबल रेशियो का प्रश्न अगर मिलता है तो इसको गैपिंग को सेम किया जाता है, और गैपिंग को सेम करने का तरीका है सर इसके नीचे के अंतर को ऊपर गुना और इसके ऊपर के अंतर को नीचे गुना। तो आप गौर से देखिएगा, मैं सेम कर रहा हूं। नीचे अंतर 2 का है और ऊपर अंतर 3 का है। नीचे अंतर 2 का है और ऊपर अंतर 3 का है, तो नीचे 2 वाला से ऊपर गुना और ऊपर 3 वाला से नीचे गुना। ये गैपिंग सेम करने का तरीका है। देखिए सर गैपिंग सेम हो गया है, ये 2 और ये 3 1 का गैपिंग है, ये 8 और ये 9 1 का गैपिंग है। अब एज का नियम है कि अगर y साल पहले रहे y साल बाद रहे, माने कि हम लिख देते हैं इसको, पहले अगर रहे तो घट जाएगा, बाद अगर रहे तो भी घट जाएगा, और अगर बाद पहले रहे तो जुड़ जाएगा। माने कहने का मतलब कि अगर एक जाति में रहा तो घटा देंगे और विपरीत जाति में रहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए तो आप अपने प्रश्न में यहां तो विपरीत जाति है तो जुट जाएगा, तो 2y। अब देखिए सर यहां से गैपिंग 1 साल का है। कितने साल का? 1 साल का। तो किताब कहता है कि 2y साल बाद,
और हम नहीं कहेंगे तो 1 साल बाद। तो हम लोग से पूछा गया है कि इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, जबकि आप देखिए सर जो रेशियो दिया हुआ है वो y वर्ष पहले और y वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो चाहे तो यहां से उम्र y वर्ष पहले का निकल सकता है और चाहे तो यहां से उम्र y वर्ष बाद का निकल सकता है। डायरेक्ट अगर चाहिएगा कि वर्तमान उम्र निकल जाए तो सर डायरेक्ट वर्तमान उम्र निकालना संभव नहीं है। अगर y वर्ष पहले का भी मान अगर निकाल लेते हैं तो सर पहले का एज अगर निकल जाता है तो वर्तमान लाने के लिए y वर्ष जोड़ देंगे, या तो अगर बाद वाला एज हम लोग निकाल लेते हैं तो बाद का एज अगर निकल जाएगा तो उसको वर्तमान लाने के लिए घटा देंगे। तो किसी से भी हम आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सर अब हम निकालते हैं। तो हम लोग y वर्ष पहले से निकालते हैं। तो y वर्ष पहले इसका आयु 2 और इसका आयु 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 16y। लेकिन ये घटना कब का है? y वर्ष पहले का है। तो सर y वर्ष पहले से अगर वर्तमान लाना है तो y दोनों में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 17y और रेशियो पूछा है तो 5:17 और यही आपका आंसर है। सर अगर सही में पूछा जाए, सच में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में कुछ है नहीं। अगर ये वेरिएबल की जगह माने y की जगह अगर कोई डिजिट दे देता कि 5 साल पहले या 5 साल बाद, तो ये क्वेश्चन ना बनाने में दिक्कत होता और ना ही तो आप लोग को समझने में दिक्कत होता। तो यही तो कर रहा है सर आज के डेट में। यही चीज तो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि पहले क्या पूछता था उस पर मत जाइए, आज क्या पूछ रहा है और इसके पहले वाले एग्जाम में क्या पूछा है इसको लेकर के चलिए, इसके फॉलो कीजिए, आपकी सफलता जरूर लगेगी सर। लेकिन आजकल बच्चों करते क्या है कि आराम से जा करके मार्केट से कोई पुराना वाला किताब खरीद लेते हैं, और कुछ टीचर भी ऐसे हैं जो आज तक वही चीज पढ़ा रहे हैं जो 1947 में पढ़ाते थे। तो सर आप खुद बताइए, हमें तो उतना मालूम नहीं क्योंकि हम लोग तो एग्जाम देते नहीं हैं, हम लोग एग्जाम दिवाते हैं। क्या सब 1947 का कंटेंट आज पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। बच्चों लोग को आदत वही चीज लगा हुआ है सर, पूरा पूरी कट जाना, पूरा पूरी घट जाना, पूरा पूरी जुट जाना। थोड़ा सा अगर पॉइंट आता है, थोड़ा सा अगर फ्रैक्शन आता है तो उनको लगता है कि क्या पढ़ा रहा है। तो भैया ये चीज सोचने से पहले आप 1-2 बार एग्जाम दे करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे सर आप लोग, कहता है कि छात्र के एक समूह में तय किया कि हर सदस्य से अधिक उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना सदस्यों की संख्या है। इस टाइप का प्रश्न मैंने कल पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि मान के चले सर कि सदस्य x है, x से रुपया लिया जाएगा तो टोटल पैसा x² हो जाएगा। जैसे आदमी 5 गो है और प्रत्येक आदमी से 5 रुपया लीजिएगा तो टोटल पैसा 25 रुपया न हो जाएगा। उसी तरह से आदमी x है, अब प्रत्येक आदमी से 100 रुपये लीजिएगा तो टोटल पैसा x² न हो जाएगा। और आपके प्रश्न में टोटल पैसा 6241 दिया हुआ है। तो सर क्या ये x² के बराबर नहीं होगा? तो हमसे पूछा गया है कि सदस्यों की संख्या बताइए। अब जरा गौर कीजिए सर कि इसका जो रूट होगा उसका इकाई अंक चाहे तो 1 होगा और चाहे तो 9 होगा। तो 1 वाला भी है ऑप्शन, 9 वाला भी है। तो आप देखिए जरा सा अनुमान लगा करके कि 1 वाला ऑप्शन 81 है, तो 80 का स्क्वायर करते तो 6400 हो जाता है। एक और 1 वाला ऑप्शन 7100 है, तो 17 का स्क्वायर कीजिए 4900 होता है। अरे 1 के और स्क्वायर करेंगे तो बड़ी तो 5000 होगा, 6200 ना हो जाएगा। उसी तरह से छठते छठते लास्ट में एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न सर 41 कहता है कि एक रेलगाड़ी समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। सर यहां से थोड़ा सा आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए। रेलगाड़ी और समय, दूरी और नाव धारा और रेस यानी कि दौड़, आप लोग जानते हैं सर कि ये 4 चैप्टर में समय, दूरी, चाल, ये 3 चीज का ज्यादा इस्तेमाल है। तो यहां से कुछ थ्योरी इसका है। थ्योरी क्या है कि अगर मान के चले कि हम दूरी की ही बात किए तो सर अगर 2 रेलगाड़ी एक दिशा में चल रही है तो उसका चाल घट जाता है
लेकिन दूरी हमेशा जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये जब मैं सर रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा ना तो बताएंगे। अगर दो रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो सर दूरी तो जुट भी करता है लेकिन चाल भी जुड़ जाता है। यानी कि इससे साबित हुआ कि सर दूरी यानी कि लंबाई कभी घटता नहीं है। घटता और जुटता कौन है? चाल। अगर दो गाड़ी अगर एक दिशा में चल रही है तो इसका चाल घट जाएगा, और अगर दो गाड़ी अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो इसका चाल क्या होगा? जुट जाएगा। अगला कंसेप्ट आता है सर इसी में कि अगर कोई रेलगाड़ी एक खंभा या एक आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी और उस खंभा की लंबाई दोनों जुट करके निकलता है। तो सर खंभा की लंबाई 0 होता है और रेलगाड़ी की लंबाई कुछ न कुछ तो जरूर होता है। तो सर अगर कोई भी रेलगाड़ी अगर खंभा को पार करेगी तो वहां से जो डिस्टेंस निकल करके आता है वो सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की दूरी होती है, खंभा की दूरी 0 होता है। सर क्यों ऐसा होता है देखिएगा, क्योंकि इसका जरूरी यहां पे जरा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान के चले सर कि एक खंभा है, ये एक रेलगाड़ी है, ऐसे यहां है। अब ये रेलगाड़ी इस खंभा को पार करेगी तो खंभा की लंबाई 0, डिस्टेंस 0 माना जाता है। अब जरा सा गौर कीजिएगा सर, रेलगाड़ी को हम चला रहे हैं, आप लोग धक्का दीजिए पीछे से, यहां से चलाएंगे तो चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि रेलगाड़ी इस आकार में बन जाएगी। अब जरा गौर कीजिए सर कि खंभा की लंबाई जो था वो तो वही है, लेकिन इस खंभा को पार करने के चलते ये रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई को पूरा क्रॉस किया है, तब ने ये रेलगाड़ी यहां से हट करके यहां चलाई है। यानी कि यहां से जो लंबाई होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई खंभा की, अगर खंभा को अगर रेलगाड़ी पार करती है तो जो लंबाई आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। अगर एक प्लेटफॉर्म रहता, एक प्लेटफॉर्म है यहां से और एक रेलगाड़ी यहां से जा रही है, अब ये रेलगाड़ी अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जरा सा गौर कीजिएगा आप सर कि ऐसे चलेगी यहां से चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी। अब इसमें क्या हुआ तो इसको गौर कीजिए आप कि सर इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी ने एक तो सबसे पहले इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार की है और उसके साथ साथ अपने भी पूरा पार की है, इसीलिए डिस्टेंस यहां से जुट जाता। समझ गए बात को? तो यहां से जो डिस्टेंस निकल करके आएगा वो इस प्लेटफॉर्म और ये रेलगाड़ी दोनों को आएगा। समझ गए बात को? तो सर यही कंसेप्ट पर एक प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और 350 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है। तो अगर स्टेशन को पार करेगी तो रेलगाड़ी स्टेशन और अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा वो रेलगाड़ी का और प्लेटफॉर्म का दोनों जुट करके आएगा। तो सर हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई को एल मान लेते हैं कि मान ली कि रेलगाड़ी एल मीटर लंबी है, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई और 350 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, ये दोनों को पार करने में 15 सेकंड लेती है। और यही रेलगाड़ी एक 430 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 23 सेकंड लेती है। तो सर अब यहां से अगर लेस कर देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो -80 मीटर बराबर -8 सेकेंड। माने कहने का मतलब कि 8 सेकेंड में 80 मीटर, तो हम लोग से स्पीड पूछा गया है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर है। सर इसका ऑप्शन गलत है, एडिट कर लीजिएगा, इसका रियल में आंसर 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता है 385, बड़ा ही झकास प्रश्न, उम्मीद नहीं था कि रेलवे भी इतना लेवल में पूछेगा। कहे कि सर ये सब प्रश्न आज तक एसएससी पूछा है। 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग बताइए। अगर रेलवे अगर पूछता भी था तो यही पूछता था कि x के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है, लेकिन अब पूछता है कि x के संभावित मानों का योग बताइए। माने x के स्थान पर ऐसे कितने संख्या को रख सकते हैं ताकि वो 3 से विभाज्य हो जाए। संभावना का मतलब हुआ सर चेक करके देखिए कि x के स्थान पर कम से कम कितने संख्या को रखा जाए ताकि 3 से विभाज्य हो जाए। और
जितने भी संख्या रखा जाएगा उन सभी का योग पूछ रहा है सर। तो बाबू अब हम लोग चेक करके देखेंगे कि x के स्थान पर कितनी संख्या को रखने से 3 से पूरा पूरी कट जाता है। अब चेक करते हैं हम। तो आप लोग को पता होगा कि 3 से विभाज्यता के नियम क्या है। सर मैं माफी चाहता हूं क्योंकि सर मैं अभी तक विभाज्यता के नियम नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि सर अभी मुश्किल से मुझे 1 सप्ताह हुआ है आप लोग को सेवा देते हुए। तो सर सहयोग कीजिए ताकि मैं इसी उत्साह के साथ लगभग सारा टॉपिक आप लोग को पढ़ा दूं। तो सर थोड़ा सा मदद करने की जरूरी है आप लोग को, और मदद क्या करना है, बस वीडियो को शेयर करते रहना है और देखते रहना है बस। तो सर विभाज्यता के नियम, खैर कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात, कभी ना कभी तो पढ़ाएंगे ही। 3 से विभाज्यता के नियम है बाबू कि सभी अंकों का योग 3 से कट जाए। अगर सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब इसको जोड़ रहे हैं तो 8 3 11, 11 5 16, 16 1 17, यानी कि यहां से जोड़ने के बाद रिजल्ट आ रहा है 17 प्लस x। इसको हम डिजिटल सम में 8 प्लस x भी लिख सकते हैं। अब यहां से लग रहा हो कि डिजिटल सम क्या है, तो सर मौका दीजिएगा तब ना पढ़ाऊंगा सर। अभी जितना है उतना ही सीखिए, धीरे धीरे सब कर देंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है सर कि कोई भी अगर 2 अंक की संख्या है उसको जोड़ करके सिंगल डिजिट में ले आना। तो ये 17 है, 17 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8। अब यही x के स्थान पर चेक करना है कि कितनी संख्या कम से कम हो सकता है, क्योंकि प्रश्न संभावना में पूछा गया है सर। अब देखिए सबसे पहले तो x के मान 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 8 और 1 9, क्या 9 3 से कटता है? तो यस सर कटता है। अगला अगर हम 2 रखते हैं तो 8 और 2 10, 10 3 से नहीं कटता है, और 3 से विभाज्यता का नियम है कि जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। और अगर हम 2 रखते हैं तो 8 और 2 10 होता है, और 10 तो 3 से नहीं कटता है। अगला अगर हम 3 रखते हैं तो 8 और 3 11 होता है, 11 सर 3 से नहीं कटता है। अगर हम 4 रखते हैं तो 8 और 4 12 होता है, और 12 3 से कटता है। माने 1 के बाद x के स्थान पर कौन होगा? 4। अब दिमाग मत लगाइए, अब यहां से सीरीज धर लीजिए। देखिए सीरीज क्या जा रहा है, 1 से 4 आया, 3 बढ़ा तो कन्फर्म है कि फिर 3 बढ़ेगा, तो 4 और 3 7। अब इससे भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब भी मान रखाता है डिविजिबिलिटी रूल में तो सिंगल डिजिट रखाता है। अब सिंगल डिजिट 7 के आगे 2 ही को बच रहा है, एक 8 और एक 9। 10 से तो फिर डबल डिजिट आ जाता है। तो सर ना ही तो 8 रखने से 3 से कटेगा क्योंकि 8 और 8 16 होता है, और ना ही तो 9 रखने से 3 से कटेगा क्योंकि 9 और 8 17 होता है। तो सर कम से कम इसके स्थान पर 3 मान संभव है। तो भैया यहां से 3 प्रश्न पूछता है, 4 गो। कौन कौन? कि x के स्थान पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम कहता तो 7। x के स्थान पर मिनिमम वैल्यू बताइए, न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 1 हो जाता। अगला कहता है कि x के स्थान पर कम से कम कितने मान संभव है? तो कितने मान संभव है? 3 आंसर हो जाता। और चौथा क्वेश्चन कहता है कि x के स्थान पर जितने भी मान संभव है उन सभी का योग बताइए। तो जोड़ दीजिएगा तो 7 और 4 11, और 11 और 1 12, और यही आपका आंसर है। देख रहे होंगे सर कितना लेवल है इसका। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 63 ग्राम के टिंडे के 3 चींटियां अलग अलग क्रम से 3 4 और 6 दिन में खा जाती है। 3 4 6 दिन में। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल कितना खाना था? 12, क्योंकि टोटल बार खाता है जो एलसीएम निकल करके आता है। तो इसका क्षमता 4 है, इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है। अब टोटल टिंडे 63 ग्राम का है, और एक दिन में तीनों मिल करके 4 3 7 और 2 9 ग्राम खाती है, और 63 ग्राम का है तो 7 दिन में खा जाएगी। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है कि करण और नेहा ने समान दर पर करण और नेहा ने समान रूप से 2 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 6% और 5% साधारण ब्याज पर कुछ पैसा लिया। 5% और 6% है, कोई बात नहीं है, 2 साल के लिए। तो सर 2 साल में ब्याज इसको 12 मिलेगा,
और 2 साल में ब्याज इसको 5 दूनी 10 मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं सर कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। तो ये 6% पर ली है, ये 5% पर, तो 6 दूनी 12 2 साल में, और 5 दूनी 10 2 साल में। अब कहता है कि दोनों को ब्याजों में 10 रुपया का अंतर है। कम बोला है तो कम और अधिक का मतलब अंतर होता है सर, हम नहीं देख रहे हैं तो 2 का अंतर है। तो कहता है कितना राशि उधार लिया था, तो राशि जो भी होगा अपने आप में 100% काट दीजिए, आंसर आपका 500, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि थीटा का मान ज्ञात करें यदि cos थीटा बराबर 1/2 और tan थीटा बराबर 1। सर मैं डेली चर्चा कर रहा हूं कि इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो इसको बनाया नहीं जाता है, इसमें खाली अनुमान लगाया जाता है कि थीटा के मान जो हमसे पूछा गया वो कथन 1 से दिया जा सकता है कि कथन 2 से दिया जा सकता है कि दोनों को सहारा लेकर के दिया जा सकता है कि दोनों में से किसी से नहीं दिया जा सकता है। तो सर थीटा के मान तो यहां दोनों से निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर 1/√2 किसका होता है ये 45 का। कहता है tan थीटा बराबर 1, तो यहां से थीटा का मान 45, माने इससे भी निकाल सकते हैं इससे भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सर या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है। माने कि चाहे तो 1 से आप उठा लीजिए उससे भी आंसर आ जाएगा, और चाहे 2 को उठा लीजिए उससे भी आंसर आ जाएगा। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 16 भागा बड़ी कोष्ठ छोटी कोष्ठ 12 - 4 छोटी कोष्ठ बंद गुना मंझली कोष्ठ 5 प्लस छोटी कोष्ठ 6 भागा 2 और सारे कोष्ठ यहां से बंद है। कहता इसका मान क्या होगा। तो सर बुडमास का रूल है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अगर का दिया हुआ है तो सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, और अगर का नहीं है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी बाबू यहां से यहां तक बड़ी वाली है और यहां से यहां तक मंझली है, तो सबसे पहले तो ये सोल्व होगा। तो भागा अगर देंगे तो ये रिजल्ट 3 आ जाएगा। अब बोलिए सर 5 और 3 8, 5 और 3 8, माने कि कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का रिजल्ट 8 है, बीच में गुना है। अब बोलिए 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 और 8 आ गया। तब बताइए सर अब यहां पे मामला फंस रहा है कि एगो भागा है और एगो गुना है। अब इन दोनों में से पहले कौन होगा। तो बुडमास का नियम आप लोग जानते हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड माने भागा, एम से मल्टीपल, ए से ऐड और एस से सबट्रैक्ट्स, माने कि डिवाइड जो आ रहा है इससे मल्टीपल से पहले आ रहा है। बोलिए बी ओ डी डिवाइड। चलिए सर तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से रिजल्ट बन गया 16 भागा 8 गुने 8। बोलिए अब यहां से इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ऑप्शन आपका दे रहा है, कहता है कि इसको पहले मल्टीपल से पहले भागा ने, तो इसको भागा दे देंगे तो 2 बी ओ डी एम ए एस, डिवाइडेड तो पहले है तो डिवाइड पहले कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16 माने कि 2 और गुने 8, इस तरह से आंसर नहीं दे रहा है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले 16 भागा 64 माने 16 बटा 64, और इसको काट देंगे तो 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25, ये आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला प्रश्न की ओर। अगला कहता है 75, एक वर्गाकार खेत के किनारा, ये खेत है और वर्गाकार खेत का मतलब जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। किनारा के मतलब भुजा सर 110 मीटर है। अब कहता है इसमें 5 मीटर चौड़ा 2 मार्ग इनके किनारे को केंद्र में रखकर इसके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए बनाया जाता है, तो उस मार्ग यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहला मार्ग तो ऐसे भुजा के समानांतर बोला है,
और दूसरा मार्ग ऐसे। तो सर इसमें 3 प्रश्न होते हैं। मैं एक बार और बताया था इसके पिछले वीडियो में कि इसके बाहर से रास्ता हो सकता है, इसके अंदर से रास्ता हो सकता है, या इसके बीचों बीच 2 रास्ता हो सकता है। तो उन दोनों से तो प्रश्न नहीं है, लेकिन इससे है। तो लिख लीजिएगा सर कि यदि किसी वर्गाकार मैदान के बीचों बीच 2 समानांतर रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर x इंटू 2a माइनस एक्स। अब आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ x बराबर क्या है? तो x बराबर रास्ते की चौड़ाई और a बराबर वर्ग के भुजा। तो सर x का मान रास्ते की चौड़ाई आपके प्रश्न में 5 दिया हुआ, हिसाब 5 है, गुना a बराबर भुजा, तब भुजा 110 है तो 110 दूनी 220, और 220 में से 5 जाएगा तो 215, और इसको अगर गुना कर दीजिएगा तो 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 2 7, और 5 दूनी 10, और यही आपका आंसर आएगा। फार्मूला को याद रखिएगा, ये सब फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। चलिए सर अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि ए अकेला किसी काम को 24 दिन में, बी अकेला 30 दिन में। समय काम का क्वेश्चन आप लोग को पता है कि पिछले एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में समय काम कितना महत्वपूर्ण है। ए अकेला किसी काम को 24 दिन में, और बी अकेला इस काम को 30 दिन में, और सी के साथ मिलकर 8 दिन में। सी के साथ कहने का मतलब ए, बी और सी तीनों मिल करके 8 दिन में। तो यहां से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे सर तो 120 आ जाएगा। तो 24 पच्चे 30 चौ 15 अठी, यानी कि 15 क्षमता तीनों मिला करके है। ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है, और तीनों मिला के 15 है, तो सी का क्षमता 6 आ जाएगा। अब हम लोग से क्वेश्चन किया है कि जो टोटल वर्क 120 है, इसको सी अगर अकेला करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 20 दिन में। चलिए बड़ा ही आसान प्रश्न था। अगला आइएगा सर। अगला कहता है कि a प्लस 1/a बराबर -3, a प्लस 1/a बराबर -3। तो हम लोग से मान पूछा गया है कि a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बराबर क्या होगा। देखिए सर, अगर 6 में मान लाना है तो सबसे पहले स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो यहां से स्क्वायर में ढलिएगा तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर -2। a स्क्वायर का मतलब ये वाला, तो -3 का स्क्वायर -2, तो 3 तिया 9 में से 2 जाएगा 7। अब स्क्वायर से सर हमको 6 में आना है तो इसको क्यू करना पड़ेगा। जब तक क्यू नहीं करेंगे तब तक 3 दूनी 6 बनेगा कैसे? तो क्यू करेंगे तो यहां से आ जाएगा 6 में a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6। तो क्यू करेंगे तो इसका ने, तो इसका मान कितना है? 7। तो अगर इससे अगर क्यू में आना है तो यहां से होता है mq माइनस 3m। जबकि m बराबर 7 ले ले हैं तो 7 के क्यू माइनस 3 गुने 7, तो 7 के क्यू 343 होता है, और 7 या 21 माने 322, और यही आपका आंसर है। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अगला। कहता है कि एक समूह में 12 लड़के शतरंज खेलते हैं। समूह में 12 लड़के शतरंज खेलते हैं, 10 लड़के कैरम बोर्ड खेलते हैं, और 10 लड़के टेबल टेनिस खेलते हैं, और 2 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, और 3 कम से कम 2 खेल खेलते हैं। तो बताइए कि कितने लड़के केवल 1 खेल खेलते हैं। तो सर यहाँ खेल तो 3 गो है, यानी कि डायग्राम हम लोग को ऐसा बनाना है जिसमें तीनों आवे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डायग्राम बन जाएगा शतरंज का, एक डायग्राम बनेगा टेबल टेनिस का, और एक डायग्राम बनेगा कैरम बोर्ड का। तो मान लेते हैं कि ये वाला डायग्राम कैरम का है, ये शतरंज का है, और ये डायग्राम टेबल टेनिस का है। तीनों मिलाकर के 2 विद्यार्थी हैं सर, तो यहां रहेगा। कहता है कि 12 लड़के शतरंज में है, शतरंज में लड़के 12 है, 10 लड़के कैरम बोर्ड में है, और 10 लड़का टेबल टेनिस में भी है। कहता है सर कम से कम 3 लड़के 2 खेल खेलते हैं। यही चीज समझना है सर, कम से कम 3 लड़का
2 खेल खेलते, कम से कम 3 होना चाहिए। अब देखिए सर, 2 खेल खेलने वाला एक घर ये है, एक घर ये है और एक घर ये है। अब आपके प्रश्न में ऐसा फिक्स कहीं नहीं बोल रहा है कि इसको कहां रखना है, तो आपको जहां मर्जी है वहां रख के बनाइए, हर जगह से आंसर सेम आएगा। अब 2 खेल खेलने वाला 3 विद्यार्थी होना चाहिए, माने कि ये वाला घर यहां से यहां मिला करके पूरा 3 होना चाहिए। तो 3 में तो 2 एजे है सर, तो यहां पे 1 होगा। समझ पाए बात को? ये पूरा घर 3 होना चाहिए और 3 में 2 यहां से यहां तक है, तो यहां का हिस्सा कितना होगा? 1। अब यहां कुछ नहीं होगा, यहां भी कुछ नहीं होगा। अब आइए, कैरम में टोटल स्टूडेंट 10 है, जरा में 2 और 3 एजे है तो यह 7 होगा। टोटल स्टूडेंट 12 है तो 2 और 3 एजे है तो यह 9 होगा। टोटल स्टूडेंट 10 है जिसमें सिर्फ 2 ही है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 8 होगा। तो हमसे पूछा है कि केवल एक खेल खेलने वाला विद्यार्थी बताइए, तो एक खेल खेलने वाला 7 इसमें, 9 इसमें, 8 इसमें, तो 9 8 17 और 17 और 7 24 और यही आपका आंसर है। चलिए सर, अब हम लोग बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जिसको जरा आराम से समझिएगा, काहे कि सर इस प्रश्न में थोड़ा सा दम है। कहता है कि एक इसी खाली टैंक को 15 घंटा में भरता है, एक इसी खाली टैंक को 15 घंटा में भरता है, बी 25 घंटा इसको लगाता है। अब देखिए सर, वो सब तो बाद में हम लोग करेंगे, सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क 75 आ जाएगा, टैंक का टोटल कैपेसिटी, इसका क्षमता 5 और इसका क्षमता 3। बात को जरा गौर से समझिएगा, प्रश्न आपको दिख रहा होगा। कहता है कि आरंभ में केवल पाइप ए को कुछ समय के लिए खोला गया, माने कि स्टार्टिंग में सिर्फ ए खुला हुआ था, बी खुला हुआ नहीं था। ए को जब खोला गया तो कुछ देर उसको चलाया गया और कुछ देर चलाने के बाद ए को बंद कर दिया गया, और ए को जब बंद कर दिया गया उसके बाद बी को खोला गया, और इस प्रकार से कार्य करवाने पर टोटल 19 घंटा लगता है। तो हम लोग से पूछा गया है कि बताइए ए ने कितने देरी तक चल करके बंद हो गया। तो हम लोग मानते हैं सर कि ए ने 1 घंटा चल के बंद हुआ। तो सर 1 घंटा तक तो ए भरने का काम किया होगा, तो ए 1 घंटा में कितना भरता है? 5। तो 1 घंटा में 5x भरा होगा प्लस। अब ए को बंद कर दिया गया, अब बी को चालू किया गया। अब बी को चालू किया गया है सर, तो बी 1 घंटा में कितना भरता है? 3। 1 घंटा में 3। अब बी के लिए समय बचल है 19 माइनस x, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि टोटल समय 19 घंटा लगा है, जरा में 1 घंटा ये चल लिया है, तो बी के लिए 19 माइनस x से बचेगा। इस प्रकार से दोनों ने मिल करके ये 75 को भरा होगा। अब अगर यहां से इसको सोल्व कर दिया जाए तो x का मान आराम से निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा सर, 5x प्लस 57 माइनस 3x बराबर 75, ये इधर आएगा तो 2x और ये उधर जाएगा 18, कट जाएगा, x बराबर 9 और यही आपका आंसर है। तो चलिए सर, आज का सेवा समाप्त, और मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नए ऊर्जा और नए उमंग के साथ। तब तक आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कल फिर हम सर अगले सेट में आएंगे। और जितने भी प्रश्न हैं वो टोटल प्रीवियस प्रश्न है, कोई पुराने प्रश्न है ही नहीं। तो आप लोग इसको आराम से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। देखिए सर, होता क्या है कि अगर 20 प्रश्न अगर आपको मैं दे रहा हूं तो 20 टॉपिक से दे रहा हूं। कम से कम एक बार उस टॉपिक के बारे में कुछ तो जानने के लिए मिलता है, और वही चीज एग्जाम में चाहिए, क्योंकि सर बनाना तो आता है सबको, कैलकुलेशन तो सबको आता है। क्या ये इक्वेशन हल करने नहीं आता है आपको? लेकिन ये इक्वेशन तो हल कर लीजिएगा, लेकिन इसको सजाने का तरीका तो आपको दिमाग से निकल जाता है। तो यही होता है सर डेली देखने से, कि कम से कम तरीका अगर बना रहेगा तो हल तो सर कोई भी कर लेगा। तो चलिए सर, कोई बात नहीं,
अब हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।